हेलो प्यारे दोस्तों, होपफुली आपकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम्स भी शायद चल रहे हैं आपके स्कूल्स में। मोस्ट प्रोबेबली आपने अपने जितने भी जो सिलेबस आपका होगा वो आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। नहीं तो ज़रूर से हमारी प्लेलिस्ट चेक करके जो भी आपके टॉपिक्स रह रहे हों वो कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। हाफ ईयरली भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं आपके, या फिर चल रहे होंगे ना, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर है, ज्योग्राफी से आता है वाटर रिसोर्सेज। पहले ये हट गया था, इस साल ये है। काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है और काफ़ी छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। काफ़ी जनरल सी बातें भी हैं इसमें और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो शायद आपके लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, सो क्या क्या होगा इसमें, आज जो इसका पार्ट 1 हम देखेंगे उसमें हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। एंड जो मेजरली मुझे लगता है कि इसमें से काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे लास्ट ईयर मैप वाला पोर्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैप इस साल भी है और 1 मार्क क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। जस्ट फोकस कीजिएगा इसको। तो चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्स और मेरा नाम है गौरव। तो करते हैं शुरू सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि वाटर का क्या कंडीशन है भारत में या फिर वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले अगर पानी के बारे में बात करते हो आप, तो पानी देखा जाए तो पूरी अर्थ के ऊपर इसका कलर नीला पानी के कारण है, वाटर बॉडीज के कारण है और काफ़ी क्वांटिटी में भी है। बट क्या पूरा पानी पीने लायक है, यूजेबल है? नहीं है। ऐसे में इसने यहाँ पर जो बताया है वो यही क्लियर करने की कोशिश की है, लगभग आपका 3/4 जो हिस्सा है वो लगभग पानी का है अर्थ पर, बट फ्रेश नहीं है। ठीक है, फ्रेश वाटर बहुत बहुत कम है। फ्रेश वाटर अगर देखा जाए तो हमें या तो वो ग्राउंड वाटर में मिलता है कॉन्टिन्यूसली बहते हुए, या फिर वो हमें मिलता है लाइक फ्रेश वाटर आपको मिल सकता है आपके बरसात से, झीलों से, नदियों से। ठीक है, ग्राउंड वाटर तो है ही। इसके अलावा ड्रिंकेबल वाटर, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी ग्लेशियर्स के फॉर्म में भी ये क्या है, सिक्योर्ड है, बट वो ग्लेशियर्स का पानी हम नहीं पी सकते हैं। वो क्या होता है, पिघलता है और समुद्र में मिलकर के वेस्ट हो जाता है। अगर देखा जाए तो इस तरह से ये जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ना के बराबर, 3% बोला जाता है। 3% अभी तो कई जगह पे 2.5 भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। बहुत ही रेयर ऐसा है कि हमारे पास ग्राउंड वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो इतना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा हमारा ओवर लिमिट हो जाता है, जिसके कारण वो भी पॉइंट्स में रह गया है। पॉइंट मतलब 1% भी पूरा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर बताया गया है कि जो वाटर हमें मिलता है वो किस टाइप से मिलता है, मतलब वाटर साइकिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। वाटर साइकिल क्या है, तो देयर आर बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। ये तो वही चीज़ होगी कि हम नॉर्मली काफ़ी जो आम भाषा में बात करते हैं कि पानी हमें कैसे मिलता है, तो बिल्कुल जो भी पानी हमारे पास में एग्जिस्ट करता है ग्राउंड लेवल पे वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद में वो कंडेंस होता है, एक साथ में जाके छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। कंडेंस होने के बाद में वो बरसात की फॉर्म में हमारे अर्थ पर वापस गिरता है, कलेक्ट होता है और वापस से इवेपोरेट होकर के यही प्रेसिपिटेशन हो गया, कंडक्शन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, कलेक्शन, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, सो ये वाटर के साइकिल्स हैं। बेसिकली दीज आर द 4 साइकिल ऑफ वाटर, या स्टेजेस भी कह सकते हो आप। वैसे तो देखा जाए तो वाटर की 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सॉलिड होता है, इसके अलावा लिक्विड होता है और उसके बाद में जैसे आप बात करते हो इवेपोरेशन वाला फॉर्म, ठीक है, गैशियस फॉर्म। सो यहाँ पे ये 4 मेजर स्टेजेस हैं पानी की, और इसी से जो फ्रेश वाटर है जो हमें मिल रहा है, ये वाला जो फ्रेश वाटर है, ये जो हमें मिल रहा है, दिस वी गेट बाय द प्रेसिपिटेशन। एंड दिस इज द इशू कि हमारे पास में ये जो बरसात का पानी होता है वो जो हम कलेक्ट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कलेक्शन भी नहीं हो पाता, एंड इसके कारण से हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर है या अंडरग्राउंड वाटर है, इसके अलावा जो फ्रेश वाटर का रिवर बहता है वो भी काफ़ी लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि अधिकतर ये जो रिवर्स हैं, ये पानी का जो फ्लो होता है, बरसात जो होती है उसको हम कलेक्ट नहीं कर पाते और ये नालों के अंदर बह करके वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास जो सोर्स है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक ये कहता है कि आपके पास में क्या इंपॉर्टेंस है पानी की, तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि क्लास 10th में आ गया और ये जो टॉपिक है और शायद मेरे हिसाब से बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें, अधिकतर चीज़ें इसमें कैसी होगी आप सबके लिए समझने लायक है और ऑलरेडी आप जानते भी हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ये कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना क्रिटिकल है ये रिसोर्सेज भारत के अंदर, क्या कंडीशंस यहाँ पर होती है। तो यस,
इंडिया के अंदर टोटल अवेलेबल वाटर, हम पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं और जो कि अनसर्टेन है। कई बार ऐसा भी होता है कि मानसून का फ्लो अच्छा नहीं होता, कई बार तो बहुत ज़्यादा बरस जाता है और कई बार बरसता ही नहीं है, तो ये अनसर्टेन है। इसके अलावा वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमारे पानी को यूज़ करने के लिए, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, डोमेस्टिक हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इंडस्ट्रीज हो, इन सभी पर्पजेस के लिए पानी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा, एग्रीकल्चर आपके फूड ग्रेन्स हो तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है पानी, एंड लगातार इसका जो कंजप्शन है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पानी काफ़ी नेसेसरी हो जाता है आपके जो वेस्ट हैं उसको भी डिस्पोजल करने में। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले सारे केमिकल्स और कहीं आप डिस्पोज नहीं कर सकते हो, पानी की मदद से ही उसको क्या करते हो, नालों की मदद से, नदियों में, नदी की मदद से समुद्र तक पहुंचा देते हो। हालांकि पोल्यूशन होता है और लेकिन किया यही जा रहा है। तो क्रिटिकल कंडीशंस हैं कि आप जो एग्रीकल्चर के अंदर इतना यूज कर रहे हो, अब प्रॉब्लम क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर आप पानी बहुत बड़ी मात्रा में आप पानी यूज कर रहे होते हो, केमिकल्स भी यूज कर रहे हो, तो जो पेस्टिसाइड्स आपने छिड़के हैं या और दूसरे केमिकल्स आपने अपने जो प्लांट्स हैं उसको ग्रो करने के लिए उसमें छिड़के हैं, वो पानी के साथ इरिगेशन के लिए पानी भी ऐड किया। अब वो पानी बहेगा कहीं ना कहीं, या तो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो रहा है ठीक है एक लिमिट तक, लेकिन अगर वो वहाँ से बहता है कैनल्स के थ्रू कनेक्ट अगर कर रखा है तो ऐसे में वो पानी रेस्ट ऑफ द जो वाटर बॉडीज उसको भी क्या कर देता है, पल्यूट कर देता है। तो कुछ क्रिटिकल कंडीशंस भी है पानी के साथ में जो हमें डे बाय डे देखने को मिल रही है। अगर हम इसी के हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पानी से जुड़े कुछ फैक्ट हैं, कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो है हमें देखने चाहिए। पहला फिगर है कि 96.5% जो टोटल वॉल्यूम है वर्ल्ड वाटर की, ये ओशंस में है और 2.5% फ्रेश वाटर की है। अप्रॉक्सीमेटली आप देखें तो 3% से भी कम है। लगभग इसके अंदर भी नियरली 70% ऑफ ऑकर्स इन आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, और बहुत ही कम 30% से भी कम हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। अगर आप देखो फ्रेश वाटर के बारे में बात करो तो ग्लेशियर्स के अंदर, ग्लेशियर्स में हो गया, आइस शीट्स की फॉर्म में हो गया और अंडरग्राउंड वाटर हो गया, तो ये बहुत ही कम, मतलब रेयरली 1% से भी कम में आ जाता है जब हम बात करें। इफ यू विल कैलकुलेट तो 2.5% के आसपास आप फ्रेश वाटर बोल रहे हो ना, तो इसमें 1% से भी कम है जो हमारे लिए अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो हम उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे, या तो वो ग्लेशियर की फॉर्म में, आइस शीट्स की फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे में काफ़ी कम है मात्रा अगर पानी की जो हमारे पास अवेलेबल है पीने के लिए, और जिस हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इंडिया लगभग 4% टोटल वर्ल्ड वाइड जितना भी प्रेसिपिटेशन है, जितनी भी बरसात वगैरह होती है उसका 4% इंडिया रिसीव करता है। और अगर हम पर पर्सन कितना अवेलेबल है पानी पर एनम के बारे में बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो रैंक है हमारी वो 133 है। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इधर, इधर 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की इन टर्म ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी कौन सी रैंक है, तो इट इज 133 रैंक, ठीक है। और अगर आप यहां देखेंगे ये भी आया हुआ है 1 मार्क क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद रखना कि अगर आप भारत के अंदर टोटल वो लैंड एरिया बताओ जहां से वाटर वापस से रिसाइकिल हो सकता है, रिन्यू हो सकता है, तो ऐसे टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया के पास एस्टिमेटेड 1897 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वापस से वाटर को रिन्यूएबल मतलब रिसाइकिल करके हम यूज कर रहे होते हैं। द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज भारत के अंदर कितने हैं, तो 1897 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे पर एनम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें अगर अपन, तो क्या कंडीशंस हैं वाटर के साथ में स्कैरसिटी इन इंडिया, किस तरह से भारत के अंदर वाटर स्कैरसिटी है, उसके कारण क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं जिसके कारण पानी हमारे यहाँ वेस्ट हो रहा है, पानी के अंदर कमी आ रही है या फिर पानी अवेलेबल नहीं है कॉमन पीपल के लिए, एंड दैट गिव्स अस द रैंक 133 ओके वर्ल्ड वाइड। तो सबसे बड़ी बात है पानी हम ओवरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं और अनइक्वल एक्सेस है लोगों के पास। जिसके पास पानी है वो इतना है कि वो इतना वेस्ट करता है इसकी हद नहीं। होटल्स के बारे में एक बार आप सोच के देखें, होटल्स में 24 आवर्स वाटर फैसिलिटी होती है। कितने सारे होटल हैं भारत के अंदर, क्योंकि टूरिज्म से हम बहुत कमाते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि बहुत सारे होटल्स यू विल फाइंड। कितना ज्यादा पानी वहां पर वेस्ट होता है एक बार सोच के देखिएगा। कितना स्विमिंग पूल है, कितने सारे ऐसे आर्टिफिशियल वाटर पार्क्स हैं जहां पे पानी को ज्यादा पानी हो रहा है कई जगह पर, तो वाटर पार्क्स में बार बार उसको रिसाइकिल नहीं किया जा रहा, उसको क्या किया जा रहा है, उसको छोड़ देते हैं, नया फ्रेश वाटर भर देते हैं।
होटल्स का मैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं। होटल्स में क्या करते हैं अपन, लाइक कहीं किसी भी होटल में जा रहे हैं तो हम वहां पे शावर यूज कर रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार फ्लश हम यूज कर रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार हम पानी को बिना सोचे समझे यूज कर रहे होते हैं इतने बड़े बड़े प्लेसेस पे। चलिए छोड़िए, घर की बात करते हैं। घर में भी पानी, अगर आपके यहाँ काफी अच्छे से पानी की अवेलेबिलिटी है, खुद की घर में ही बोरिंग आपने बना रखा है, या फिर आपके घर में 24 आवर म्यूनसिपैलिटी का पानी आ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप पानी को एक सही समझ के साथ यूज नहीं कर रहे होते हो। वही कारण है कि हमारे यहाँ पे लगातार पानी की कमी होती जा रही है। बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के ग्रो होने से ज्यादा डिमांड हो रही है पानी की, और पानी की ज्यादा डिमांड होने से अनइक्वल एक्सेस है। अनइक्वल एक्सेस मतलब जिसके पास अवेलेबल है वो बहुत एक्सेसिवली यूज कर रहा है, और जिसके पास, बेचारे के पास नहीं है, कई किलोमीटर जाकर के उसको पीने का पानी लेकर आना होता है। आपने बहुत सारे साउथ अफ्रीका के, अफ्रीका के, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे आप पानी के लिए लोगों को तड़पता या तरसता देखते होंगे। वहां पे पानी होता ही नहीं है। अपने राजस्थान की बात करो, राजस्थान में जैसलमेर वाला एरिया है, वहां पे बहुत सारी बावड़ियां बनाई जाती थी। बावड़ी क्या होती है? बावड़ी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे पानी आकर के सेव हो जाता है, ठीक है। सो ये वो कंडीशन है बेटा जहां पे पानी की इतनी कमी होने के बावजूद भी लोग किसी ना किसी तरीके से अपने लिए पानी कलेक्ट कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। और एक तरफ वो है जहां पे हम जो नहाने में पानी यूज कर रहे होते हैं ना, वो भी म्युनिसिपैलिटी का फ्रेश वाटर होता है, ड्रिंकेबल वाटर होता है, जिसको हम लगातार अपने टैंक्स में जमा करते हैं और फिर टंकियों में चढ़ाते हैं और उससे फिर हम उसको डेली यूजेज में काम में ले रहे होते हैं। यहां पे यही प्रॉब्लम है, जिसके पास एक्सेस है तो वो अनइक्वल मैनर में उसको यूज कर रहा है, सेंसिबली यूज नहीं कर रहा है। जितनी भी फैसिलिटीज हमें मिल रही होती है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर, वाटर रिसोर्सेज उस टाइम पर ओवरली एक्सप्लॉइट होता है। एंड इरिगेशन एरिया जो होते हैं वो, जैसे इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझो, खेती बाड़ी कर रहे हो तो खेती बाड़ी के अंदर पानी, अगर आपके पास में पानी अच्छा है तो उन एरियाज में तो बहुत पानी है, वो बिना सोचे समझे यूज करेंगे। पंजाब जैसा एरिया हो गया, राजस्थान जैसा एरिया हो गया, एक कैनल लेकर आएंगे, वहां पे उस कैनल से बहुत सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएंगे, एंड उन डिस्ट्रीब्यूटरीज से फिर पानी की छोटी छोटी कैनल्स बनाएंगे और अपने खेतों तक पहुंचाएंगे। ऐसी कंडीशन में जब आपको फैसिलिटीज मिल रही होती है तो उसको ओवरली एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो आप, फिर नहीं सोचते हैं कि हम कितना इसको सेंसिबल तरीके से यूज करें। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी पानी का मिसयूज हो रहा होता है। एक्सेसिवली यूज होने से अंडरग्राउंड वाटर, पहले क्या होता था, अब बोरिंग्स वगैरह होती थी ना, उसके लिए पर्टिकुलर एक एरिया फिक्स था कि इस एरिया में 1 किलोमीटर में इतनी बोरिंग है, अगर एक है तो आप दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। बट आजकल क्या है, इजीली आपको अथॉरिटीज मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन के नाम पर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नाम पर अथॉरिटीज ले लेते हो, बोरिंग आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो एक घर में बोरिंग है, उससे थोड़ी दूर में फिर बोरिंग है, फिर बोरिंग है। बोरिंग का मतलब क्या हो गया? अंडरग्राउंड वाटर को बोरवेल्स जिसको कहते हैं, ऐसा वेल जो ड्रिल करके वहां पे मोटर फिट की जाती है और वहां से जब आपको इच्छा हो वहां से आप पानी निकाल सको, एक्सट्रैक्ट कर सको। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बोरवेल्स हैं, ये बोरवेल्स कहीं ना कहीं हमारे फ्रेश वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास पानी अगर खूब अवेलेबल है तो आप उसी हिसाब से क्यों सोच समझ के यूज करोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है लगातार गिरता जा रहा है, और इससे बैड इफेक्ट हमें फॉर सून, वेरी सून वी विल फाइंड, हमें बहुत जल्दी मिलेगा। इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही है तो इसमें और क्या कंडीशन होती है? जब इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही है तो वहां पर जो प्रेशर है किस चीज का? फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, उस पर भी बढ़ेगा। दो तरीके से। पहली चीज तो क्या होता है, देखो, मशीनरीज को ठंडा रखने के लिए वहां पे पानी का यूज किया जाता है, फिर अचानक से वो गर्म पानी, जो कि पानी गर्म हो गया तो फिर वो पानी तो निकाल दिया जाता है और फिर दूसरा फ्रेश वाटर उसमें डाल दिया जाता है। वो जो गर्म पानी अचानक से टेम्परेचर खराब कर देता है, दूसरे वाटर बॉडीज में मिलकर के वहां पे जो फोनाज एंड फ्लोरा है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत कॉजेज है नेगेटिव। इंडस्ट्रीज, हैवी यूजेस के बारे में बात कर रहे हो, इसके अलावा पावर भी चाहिए तुम्हें, वहां पर पानी भी जरूरत होगा, पानी का भी, चाहे फूड प्रोडक्शन हो या किसी और चीज में, जैसे मैंने आपको बताया मशीनरी को ठंडा करने में भी, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी। तो क्या करोगे आप? इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी क्या यूज करना है हमें? फ्रेश वाटर यूज करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करोगे? ऊपर से पानी गिराओगे, टरबाइन घूमेगा, उसके बाद में एनर्जी जनरेट होगी। इन सब के अंदर जो पावर यूज हो रही है वो यूज होती है थ्रू द वाटर बॉडीज, एंड ऐसे में भी पानी का क्या होता है, जो फ्लो होता है उसके कारण से वाटर पल्यूट होता है, जिस फ्लो से वो आ रहा होता है, वेजिटेशन वहां पे खत्म हो जाता है, और एक्वेटिक जो फ्लोराज एंड फोनाज है वो भी, दिमाग मतलब लगा के सोचना एक बार, अचानक से आपने जो वाटर बॉडीज हैं
उसके अंदर आपने जो पानी छोड़ा है डैम्स के थ्रू या टरबाइन के थ्रू, कहीं ना कहीं पहले आप उसको स्टोर करोगे, स्टोर करने के बाद में जो उनका नेचुरल वे है वो भी सारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड होता है। और ऐसे में इंडस्ट्रीज का ये जो प्रेशर है, पानी को यूज करने का जो तरीका है वो सिस्टमेटिक नहीं है, एंड गवर्नमेंट हमेशा इस चीज को कई बार नेग्लेक्ट कर देती है, और इसका सिस्टमेटिक कोई वे है ही नहीं कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को पानी का डिस्पोजल करना चाहिए, किस तरह से उसको यूज करना चाहिए, वो कुछ है ही नहीं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, पानी के साथ में भी जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी उनके तरीके से, काम करने के तरीके से। जो अर्बन सेंटर्स हैं बड़े और डेंसली पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं, हमारे अर्बन लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं पानी का, एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने के कारण उसके जिस तरह से हम यूज करते हैं वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है पानी के ऊपर। पानी की जो सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है वो हमारे नीड को पूरा कर सकती है। बहुत अच्छी चीज़ है, गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर सफिशिएंट फॉर आवर नीड्स बट नॉट आवर ग्रीड्स। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे सफिशिएंट है हम सब लोगों के लिए, लेकिन हमारी ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं है, क्योंकि ग्रीड का कोई लिमिट ही नहीं है। आपकी नीड पूरी हो सकती है बट आपकी ग्रीड नहीं। गांधी जी ने दिया स्टेटमेंट था, याद रखना, नेशनलिज्म इन इंडिया में भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। और यहां पर बताया गया कि जो वाटर हमारी जो नीड्स को पूरा करता है वो ड्यू टू पल्यूटेड बाय द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो हमारे यहाँ पे पानी है, नदियों में बहता है, वेल्स में है या फिर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उसमें है, वो पल्यूट हो जाता है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ ऐसी होती है जिसके कारण से जो पानी का, चाहे वो वाटर बॉडीज हो, चाहे फ्लोइंग वाटर हो, चाहे स्टोर्ड वाटर हो, वो पल्यूट होता है। अब गंगा रिवर को देखो, जब गंगा रिवर ग्लेशियर से निकलती है उसके बाद में उसका कलर जो होता है वो प्लेन्स में आते आते तो मटमैला हो जाता है, मतलब ग्रेइश कलर का हो जाता है पूरा पानी। हालांकि उसके अंदर कुछ केमिकल बॉन्डिंग्स ऐसी होती है वो खराब नहीं होता, बट उसका कलर कितना चेंज हो जाता है आप सोच के देखें। जब ग्लेशियर से निकलता है तो वो पानी बिल्कुल साफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब वो आता है, आपने कभी नाम सुना हो तो हरिद्वार का नाम अगर आपने सुना हो, और कभी आप यूपी की तरफ गए हो तो उस साइड में जब आप देखेंगे तो वहां पर पानी का कलर बहुत अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग, ड्यू टू पॉल्यूशन और ह्यूमन एक्टिविटीज। वहीं पर कपड़े धो रहे हैं, वहीं पर जितने भी, जैसे हमारे हिंदूज में क्या होता है, हिंदूज में जो अस्थि होती है अस्थियों को भी उसमें बहा देते हैं, जितने भी वेस्ट आ रहे हैं, नाले वगैरह हैं, वो सारे नदियों में, स्पेशली गंगा रिवर में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि भारत सरकार को गंगा को साफ करने के लिए प्रोजेक्ट लाना पड़ा। इतनी कंडीशंस खराब है हमारे यहाँ। सो दीज वर द कॉजेज, और जो काफ़ी सिंपल थे, आप सभी को पता भी था इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें। ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जहां पे एक से ज़्यादा पर्पज रखे जाते हैं और बेसिकली जो रिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारे यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इस तरह से चल रहे हैं, तो आपको ये वाले सारे याद रखने, कौन से रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे प्रोजेक्ट का नाम है दामोदर वैली, रिवर दामोदर पर है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्टेड है। 1 मार्क क्वेश्चन आता है एनटीएससी एग्जामिनेशन में, याद रखना, द सॉरो ऑफ बंगाल। सॉरो ऑफ बंगाल किस रिवर के कारण है? दामोदर रिवर के कारण है, ठीक है। दामोदर रिवर के कारण से, या ऐसे बोला जा सकता है, क्वेश्चन पूछेंगे सॉरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, तो दैट इज दामोदर रिवर, ठीक है। ये डैम क्यों बनाया, सॉरी ये रिवर प्रोजेक्ट क्या लेकर आता है, तो फ्लड कंट्रोल के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। भाखरा नांगल सतलुज, ठीक है, सतलुज रिवर पे भाखरा नांगल डैम है, यह पंजाब हरियाणा राजस्थान का एक कलेक्टिवली प्रोजेक्ट है। इसके अंदर वही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन फैसिलिटी। हीराकुंड डैम, हीराकुंड महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा से रिलेटेड है, और क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड फ्लड। अधिकतर यही चीजें कॉमन है, इसमें अधिकतर चीजें आपको कॉमन मिलेगी। सॉइल कंजर्वेशन हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग हो गया, ये सारी चीजें कॉमन है। बस जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सी नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और कहां पर चल रहा है, ठीक है। कौन से स्टेट है जिनको बेनिफिट्स मिल रहा है, तो जैसे हीराकुंड उड़ीसा को मिलेगा, कोसी बिहार, कोसी से याद आया मुझे, इसे बिहार का सौरो कहा जाता है। सौरो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? कोसी रिवर को। याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इसका के अंदर क्या है, सॉइल कंजर्वेशन एंड वेजिटेशन को इंप्रूव करना, ये कोसी रिवर का है। अच्छा बिहार, ऐसा ये सौरो में जो हो रहा हूं, इधर वेस्ट बंगाल दामोदर के लिए बोल रहा हूं, कोसी के लिए बोल रहा हूं, तो होता क्या है, हमेशा ऐसा होता है जब बरसात का मौसम आता है, मानसून आता है, तो इन रिवर्स में बाढ़ आ जाती है। ऐसे में इधर तो वेस्ट बंगाल को दामोदर रिवर से और कोसी के कारण से बिहार के अंदर बाढ़ आती है, जिसके कारण से इनको सौरो ऑफ बंगाल
एंड बिहार कहा जाता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली दीज टू रिवर्स। चंबल रिवर मध्य प्रदेश और राजस्थान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इससे, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग के लिए। तुंगभद्रा रिवर है कर्नाटक आंध्र प्रदेश, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे आंध्र प्रदेश, इरिगेशन फैसिलिटी। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान, इरिगेशन। और इंदिरा गांधी कैनल, व्यास और सतलुज, बेसिक सबसे बड़ा सतलुज रिवर से है, पंजाब हरियाणा राजस्थान के अंदर आती है इंदिरा गांधी कैनल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और इरिगेशन फैसिलिटीज को क्या करती हैं, लगभग कंट्रोल करती हैं, ठीक है, याद रहेगा ये सारी चीजें, आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये तो कॉमन सी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स और किस तरह से वो इंटीग्रेट करते हैं वाटर रिसोर्सेज को और मैनेजमेंट को, ठीक है। तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो केवल ये आज से नहीं है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिवर्स के ऊपर बनाए जाते थे, ये बहुत लंबे टाइम से है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिले हैं वर्ल्ड वाइड, और स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, जहां पे आपको पता चलता है आप आज से नहीं कर रहे हो ये सारी चीजें, बहुत टाइम पहले से हो रही है सारी चीजें, ठीक है। सो यही कहा है, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे जिसके कारण से आप क्या करते थे, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करने की कोशिश करते थे, नॉट बाय द इरिगेशन, एम्बैंकमेंट, डैम्स, कैनल्स, नो लेक, इन सब के थ्रू नहीं, और भी बहुत सारी चीजें थी। अगर आप आज देखेंगे तो देखो बावड़ी लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बावड़ी एक यूज किया ना, स्टेप वेल कहते हैं इसको हिंदी में, इस तरह का कंडीशन होता है। आप भी अपने घर में एक करके देखना, एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आप मिट्टी, एक बाल्टी में पानी लेना, उसमें मिट्टी घोल देना, और उसको अगर आपके घर में अलाउ करे तो और उसको क्या करना, ऊपर से धीरे धीरे गिराने की कोशिश करना स्टेप्स पे से। अगर पानी सबसे पहले यहां से आएगा ना और इधर गिरेगा, जब तक वो लास्ट सीढ़ी पर पहुंचेगा, अमूमन 10 सीढ़ी तो होती है ना, 10 सीढ़ियां तो होती है अपने पास में, ऐसे में जब पानी यहां पहुंचेगा ना बच्चा, तो इसको इधर लेते हैं, हाइलाइटर यहां लेते हैं, जब, एक सेकेंड प्लीज, ये पेन ले लिया, ये पानी ले लिया, तो यहां पे जब आपने पानी गिराया, वो जो कचरा होगा ना, जब तक लास्ट सीढ़ी पर पहुंचेगा ना, तब तक वो फिल्टर हो चुका होगा, सारा कचरा आपको यहां पर कलेक्ट हुआ मिल जाएगा। अगर मैं एटलीस्ट 10 सीढ़ी की बात कर रहा हूं, तो 10 स्टेप्स की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में इसको राजस्थान के अंदर लोकल लैंग्वेज में बावड़ी कहते हैं। दिखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ही सटीक तरीका था, आज से नहीं था, बहुत टाइम पहले से था। लेट्स हैव एन एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यहां पे जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है कि सबसे पहले 1st सेंचुरी बीसी में, अब थोड़ा सा इसको भी समझ लो। 1st सेंचुरी बीसी मतलब आपकी क्रिस्ट से, जीसस क्रिस्ट के बर्थ के भी पहले, 1 सेंचुरी पहले, 100 साल पहले, आज से लगभग 3000 साल पहले की बात कर रहा है ये, ठीक है। फिर ये कहां पर, ये है श्रीरंगमपुरा, ठीक है, श्रीरंगपुरा नियर द इलाहाबाद। यहां पे सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग के आपको काफी सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे कि आप फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। गंगा रिवर के अंदर जो फ्लड वाटर है वो कैसे कैनल्स के थ्रू आप सिस्टमैटिक कर सकते हो, लाइक वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं ऑल, ये सारी आपको मिल गई थी कब, 1st सेंचुरी बीसी में। दूसरी बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य भी आज से लगभग अगर उसके बाद आ जाए तो लगभग 324 के आसपास, ठीक है, 324 चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी डैम्स बने थे, लेक्स बनी थी, इरिगेशन फैसिलिटीज, एक्सटेंसिव बिल्डिंग, बहुत सारी चीजें हुई चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। वो कब, 324 बीसी के आसपास, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करते हो तो बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं और भी बहुत सारी जगह, ठीक है, जैसे बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एविडेंस है, इरिगेशन के काम किए जाते थे कलिंगा के अंदर जो कि उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बैनूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर सोफिस्टिकेटेड आपको इरिगेशन करने के लिए एविडेंस, मतलब पहले लोग करा करते थे ऐसा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक जो कि एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी उस टाइम की, 11वीं सेंचुरी की, वो भी उस टाइम पर क्या करती थी, बनाई गई थी। आर्टिफिशियल लेक क्या करेगी,
पानी जहां पर स्टोर हो सकता है। अभी भारत के अंदर आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ी कौन सी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। 14th सेंचुरी के अंदर टैंक ऑफ हौज खां जो कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्टेड था, वो भी इल्तुतमिश ने बनाया था। वो क्यों बनाया था? सप्लाइंग द वाटर टू द सीरी फोर्ट एरिया। सीरी फोर्ट एरिया के अंदर पानी सप्लाई करने के लिए इन्होंने एक तरीके से हौज बनाया था, टैंक बनाया था। ठीक है, हौज एक उर्दू वर्ड है, ठीक है, टैंक को कहते हैं। डैम क्या होता है? अब ये जो पूरा स्लाइड आपको दिख रहा है ये डैम के ऊपर है। तो डैम क्या होता है? बेसिकली कंस्ट्रक्शन किया जाता है डैम का, जिससे कि पानी के फ्लो को आप ऑब्स्ट्रैक्ट कर सको, रोक सको। ठीक है, वही चीज यहां पर बताई है कि डैम रेफर करता है, एक तरीके से रिजर्व कर देता है और एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पानी को रोका जाता है, इसके फ्लो को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, डायरेक्ट बहने से रोका जाता है और क्रिएट करता है एक तरीके से रिजर्वरी, चाहे आप उसको लेक कह दो। इसके अंदर इसका मेन इंटेंशन होता है कि ये पानी को वहां होल्ड कर सके और जब जरूरत पड़े तो उसको आप यूज कर सको। पानी इसका डैम्स को क्लासिफाई किया जाता है इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। ऐसे में इसकी हाइट मैटर करती है, इसका पर्पस मैटर कर सकता है। तो स्ट्रक्चर के बेस पे, मटेरियल जो यूज किया जाता है उसके बेस पे इसको टिम्बर डैम या एम्बैंकमेंट डैम्स कहा जाता है। और दूसरे और भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं। और अगर आप हाइट के हिसाब से देखते हो तो इसको कैटेगराइज, अच्छा यहां पर देखना, मटेरियल के बेस पे इसको टिम्बर और एम्बैंकमेंट कहा गया। एम्बैंकमेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहां पानी कलेक्ट हो जाता है और ये एम्बैंकमेंट है। ठीक है, और टिम्बर डैम हो गया। और कैटेगरी के बेसिस पे लार्ज हो गए, मेजर डैम्स हो गए और लो डैम्स हो गए, मिडिल हाइट डैम्स हो गए। इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया। ऊंची हाइट वाले सबसे बड़ा जो डैम है चाइना के अंदर है। ठीक है, और इवन वो डैम इतना बड़ा है कि ऐसा माना जाता है कि इसने स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज रिड्यूस्ड। ठीक है, कितना है वो बहुत बड़ा है, नाम बताना उसका मुझे। एक डैम या कोई सीरीज ऑफ डैम्स के बारे में अगर आप बात करते हो किसी रिवर पे या इसकी ट्रिब्यूटरीज पे, तो बहुत सारे पर्पस सॉल्व किए जाते हैं इससे। जैसे फ्लड कंट्रोल कर सकते हो, डॉट कंट्रोल कर सकते हो, सॉइल इरोजन को आप चेक कर सकते हो, फ्रेश वाटर प्रोवाइड कर सकते हो पीने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज दे सकते हो, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी आप वो सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, नेविगेशन भी पता चल जाएगा आपको, आसानी से पानी की मदद से आप नेविगेट कर सकते हो, पहुंच सकते हो कहीं भी। फैसिलिटीज, रिक्रिएटिंग फैसिलिटीज भी मिल सकती है हमें, और वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को डेवलप कर सकते हो, फिशरीज को भी। इसीलिए ये वाला जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, और स्टेट बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा गया? तो डैम्स को कहा गया। किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि रीजन इसके पीछे था कि ये डेवलपमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, विलेज की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं और अर्बन इकोनॉमी को भी ग्रोथ दे सकते हैं। इसीलिए टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया था डैम्स को। टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब डैम्स किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मान लेते हैं। तो यहां से पानी बहता है और यहां पे पानी रिजर्व होता है। तो ये जैसा स्ट्रक्चर है, इसको टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया नेहरू जी ने। इसको डैम को क्यों कहा गया? क्योंकि ये सारी कॉजेज या ये सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर सेव नर्मदा मूवमेंट। अभी जो सेव नर्मदा मूवमेंट एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट था, एक एनजीओ के थ्रू चलाया जाने वाला मूवमेंट था। अब इसमें क्या हुआ है? मोबिलाइज किया गया है किसके थ्रू? दैट मोबिलाइज दैट ट्राइबल कम्युनिटी के थ्रू, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के थ्रू सरदार सरोवर डैम्स के ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया सरदार सरोवर डैम। उसके लिए बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सरदार सरोवर डैम बनने से नर्मदा रिवर की जो वेजिटेशन है, फ्लोराज है, फौनाज है, काफी इफेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ फ्लड की चांसेस भी बढ़ जाएंगे अचानक से। और जो लोग पूरी तरीके से नर्मदा रिवर मतलब नर्मदा के बैंक्स पर बसे हुए जो गांव हैं, जिससे उनको पानी मिल रहा है, जिससे उनका लाइवलीहुड चल रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है ड्यू टू सरदार सरोवर डैम। लेकिन हालांकि हुआ कुछ नहीं, सरदार सरोवर डैम बन गया और ये जो सिचुएशंस थी ये ऐसी ही रही। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। ठीक है, होपफुली सारी चीज तुम्हें समझ में आई होगी। थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो बेटा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा स्पीड। नाउ दिस इज द मैप जो कि आपसे पूछा जाएगा, जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो भी बना रखा है।
आपसे ये वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर से मैप पूछा जाएगा, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है कि कैसे इसको आप याद करोगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज अच्छे से जाइएगा, उसको समझिएगा, जानिएगा, ठीक है। क्या है इसके अंदर, हमने यहां पर स्टेट दिए हैं, मेजर डैम्स दिए हैं और रिवर दिए। इनके अंदर आपको यहां पे मार्क करना है। जैसे अगर मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, तो देखो भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल डैम, इसके अलावा सरदार सरोवर डैम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राणा प्रताप सागर डैम, ये रहा, कोटा बैराज, ये रहा, चंबल रिवर का ये ट्रिब्यूटरी था, ठीक है, कोटा बैराज इसी पर है। इसके अलावा नागार्जुन सागर, ये पूछा गया डैम था, ठीक है, हीराकुंड, ये भी पूछा गया डैम था। ऐसे ये सारे डैम्स हैं, यहां पर लिस्ट दे रखी है, ठीक है। एक भवानी सागर डैम तमिलनाडु, तो भवानी सागर डैम कहां पड़ता है, यहां पे देखो, ये मैटौर के पास में, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला यहां पर पड़ता है, कौन सा, भवानी सागर डैम, ठीक है, रिवर भवानी, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिब्यूटरी निकला हुआ है, देखो इस एरिया पे। तुंगभद्रा हो गया कर्नाटका के अंदर, रिहंद हो गया, मैतौर हो गया, कोयाना हो गया, बिसलपुर हो गया, ये सारे डैम्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा रखे हैं आपको, तो देखिएगा वीडियो में। ये वाला आपको याद करके जाना है, इंपॉर्टेंट है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव फीचर्स क्या है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के, जो कि अच्छी चीजें तो पढ़ ली हमने, बट कुछ नेगेटिव चीजें भी है, उन सबको वन बाय वन एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखो, पहले तो ये समझते हैं अपन, ये क्या कह रहा है कि इसको अपोज क्यों किया जा रहा है। तो अगर डैम्स बनते हैं और डैम्स में रिवर के साथ में रेगुलेशंस, मतलब रेगुलेटरीज में वो काम चल रहा होता है, तो नेचुरल फ्लो रिवर का स्लो हो जाता है। ऐसे में जब पानी लगातार बह रहा नहीं है, पानी के साथ बहने वाली जो मिट्टी है वो तो आके स्टोर होगी, तो यहां पे सेडिमेंटेशन होता है बॉटम में, मतलब पानी जो बॉटम है डैम के, वहां पर मिट्टी आके कलेक्ट हो जाती है, और वही मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, तुम सभी जानते हो, खादर और भांगर आपने पढ़ा होगा ना। ऐसे में वहां की जो लाइफ होती है, वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स की जो लाइफ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। इसके अलावा काफी ज्यादा फ्लोराज जो माइग्रेट करते हैं, मतलब माइग्रेशन ऑफ फ्लोराज एंड फौनाज, इसके अंदर काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आपने डैम बना करके जो नेचुरल फ्लो ऑफ दीज थिंग्स था उसको रोक दिया, तो उसके ऊपर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ लैंड, सॉइल और डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। इमेजिन कीजिए आप, पानी का फ्लो जहां था उससे बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थी, नाउ आपने पानी रोक दिया, अब वहां पे पहली चीज तो सूखा होगा, वहां के आसपास की वेजिटेशन जो उसे पानी ले रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी सॉइल, वो नहीं होगा। जहां पे पानी रोका गया है वहां पे फ्लो ऑफ वाटर के कारण जो रुका है, उसके कारण से पूरी रिवर का ही जो स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा। अचानक से आप पानी छोड़ोगे, तो जहां पे जब आप पानी छोड़ते हो, रिलीज करोगे वहां पे, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव चीजें भी होती है, नेगेटिव चीजें भी होती है। हो सकता है इसके फॉन्ट थोड़े से छोटे हो, बट मैं आपको नोट्स दे दूंगा, जिसको चाहिए वो मैसेज कर दीजिएगा। यहां पे लिखा क्या है वो बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट कहता है क्या कॉज है, क्या नेगेटिव फीचर है। तो जब आप रेगुलेट करते हो डैम को, रिवर इफेक्ट करती है नेचुरल फ्लो के कारण, नेचुरल फ्लो को रिवर के, और ऐसे में जो फ्लो होता है वो काफी स्लो हो जाता है। ऐसे में सेडिमेंटेशन हो जाता है, बॉटम के अंदर सॉइल एक जगह कलेक्ट हो जाती है, और ऐसे में जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी बुरा होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। डैम्स क्या करते हैं, डैम्स अफेक्ट करते हैं, डिफिकल्ट कर देते हैं फोनाज को माइग्रेट करने से। फोनाज और स्पेशली वो जो अंडा देते हैं, बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो कि एक उनका पूरा क्या होता है, जैसे लाइफ क्या होती है, बहुत सारी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एक प्लेस से मूव कर रहे होते हैं अपने पूरे साल के दौरान। जब उनको बच्चों को जन्म देना होता है तो वो दूसरे प्लेसेस पे पहुंचते हैं। ऐसे में बहुत सारे फिशेस के बारे में देखा होगा, ग्रिजली बेयर वगैरह वेट कर रहे होते हैं कि यहाँ से अब ये टाइम आ गया है फिशेस का, अब वो यहाँ से मूव करेंगे अंडे देने के लिए, किसी दूसरे प्लेस पे जाते हैं। ऐसे बहुत जगह होता है, बहुत सारे एनिमल्स के साथ होता है। तो ऐसे में उनकी जो लाइफ है उसको आप रोक देते हो इन डैम्स को बना करके, ठीक है। सो यहां पर वही कहा है इन्होंने, क्या क्या है, फ्लड प्लेन्स वगैरह भी सबमर्ज कर देते हो, वेजिटेशन भी अफेक्ट कर देते हो, सॉइल के अंदर भी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है एक टाइम के बाद। और ऐसे में सबसे बड़ी चीज तो आपने क्या किया है, फोनास को अफेक्ट किया है। दूसरे पॉइंट, पहले पॉइंट में क्या था, आप जो सॉइल वगैरह है वो कलेक्ट हो रही है, उससे फ्लो भी, और नेचुरल फ्लो है रिवर का वो रुक जाता है, और जो रिजल्ट होता है इससे वो ये होता है कि पुअर हैबिटेशन हो जाता है किसके लिए, जो रिवर की एक्वेटिक लाइफ है, रिवर में रहने वाले जानवरों की एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। माइग्रेशन ऑफ फौनास जो होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहां पे इन प्रोजेक्ट के कारण से
लार्ज स्केल पे डिस्प्लेसमेंट होता है लोकल कम्युनिटीज का। अचानक से हमने प्रोजेक्ट बनाया, वहां पर से आपको सारे एरिया को खाली करवाना पड़ेगा क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े पैमाने पर होगा, इसलिए लोकल कम्युनिटी का भी डिस्प्लेसमेंट अफेक्टेड होता है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे क्रॉप पैटर्न भी, फार्मर्स का जो क्रॉप पैटर्न है वो भी अफेक्ट होता है, उनको क्रॉप पैटर्न को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कि पानी कब हमारे लिए अवेलेबल होगा। इकोलॉजिकल बैलेंस भी बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर जो नमक है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो सॉइल के अंदर नमक की क्वांटिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि पानी जो आप कलेक्ट कर रहे हो, बहता हुआ पानी बहुत काम का होता है, बट अगर वो पानी को रोक दिया है आपने तो बहुत सारे उसमें केमिकल कंपोजिशंस बदलना शुरू हो जाते हैं। इसी कारण इकोलॉजिकल जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी हमें झेलने पड़ते हैं। इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सोशल लैंडस्केप, यहां पे सोशल गैप्स बन जाता है बिटवीन द रिच लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर, क्योंकि लैंडलेस पुअर पूरे तरीके से डिपेंडेंट होता है रिवर्स पे, नेचुरल वाटर पे। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिनके पास में पानी अवेलेबल होगा दे कैन बी रिच, जिनके पास नहीं होगा तो वो पुअर, मतलब जितने भी पुअर कम्युनिटी दे विल हैव टू फेस। ओके, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, अभी हमने देखा 2-3 प्रोजेक्ट्स बन गए थे, इसका और भी अच्छा एग्जांपल है हमारे इंडस रिवर की। हमारी अधिकतर यहां से ट्रिब्यूटरीज हमारे यहीं से जाती है, तो इंडस रिवर को फ्लो नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में जा रही है अगर हमारी सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम इन रिवर्स का पानी रोक दिया जाए तो पाकिस्तान वाले हमेशा हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि हम उनके यहां पर जो इंडस रिवर का पानी है, उनकी एक ही तो बड़ी रिवर है वो हम अगर हमारी 5 पंजाब की नदियों का पानी रोक दें तो इंडस को फ्लो ही नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में ये बहुत बार देखा जाता है कि डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हो जाते हैं इस तरह से पानी पे डैम बनाने के कारण, क्योंकि यमुना रिवर के पानी को ले लो, हमेशा जो दिल्ली है उसके अंदर इस तरह का इशू बना रहता है, क्योंकि हरियाणा वाला एरिया हो गया, इन सभी प्लेसेस पे डैम्स बना के पानी का फ्लो रोक दिया जाता है, जिससे कि दूसरे स्टेट्स को पानी नहीं मिलता है। तो ऐसे में बहुत नुकसान भी होता है कई बार। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन प्रोजेक्ट्स का, कि आप जो भी मेन पर्पस जो होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि आप डैम्स बना करके फ्लड को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट कई बार ये सक्सेसफुल नहीं होता। अधिकतर केसेस में आप फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते, डैम्स को आपको ओपन करना पड़ता है क्योंकि एक्सेसिवली ये फ्लो करने लग जाते हैं। सेडिमेंटेशन होता है, जिसका मतलब है फ्लड प्लेन जो होंगे वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे सिल्ट से, नेचुरल फर्टिलाइजर्स फर्दर एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अचानक आपने पानी के अंदर पानी को रोका, उसके अंदर पानी, मिट्टी एक साथ आके जमा होने लगी, वो मिट्टी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि जो फ्रेश सॉइल होगी वो जमती जाएगी और नई सॉइल उस पर आती जाएगी, तो वेस्ट हो रही है वो सॉइल। उसके बाद में जब उसी को आपने यूज करा है, उसी पानी को आपने यूज किया है, फर्टिलाइजर्स भी ऐड हो गए, पेस्टिसाइड्स भी ऐड हो गए, तो पानी ऑटोमेटिकली डे बाय डे वो पल्यूट होता जाएगा, जिसके कारण से वो पानी यूजेबल नहीं रहेगा किसी भी तरीके से। ऐसे में डिग्रेडेशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, सॉइल जो होगी वो कहीं ना कहीं पल्यूट हो जाएगी, उतनी प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होते हैं, जितने भी आपने नेचुरली जो भी चीजें डिस्ट्रॉय की है उसका नेचर जरूर से बदला आपसे लेती है। तो इसने कहा है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग अर्थक्वेक कॉजेज वाटर बोर्न डिजीज एंड द पेस्ट पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। पानी जिस तरह से आप यूज कर रहे हो उससे नेचुरल डिजास्टर्स कई टाइप के आपके उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे में पेस्ट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इसके कारण ह्यूमन लाइफ काफी बड़े पैमाने पर अफेक्ट होगी। एंड दिस इज द वे जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो वाटर है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियों से, नेचुरली अवेलेबल वाटर हमारी ही गलतियों से हमारे लिए एक तरीके का, और ये जो जितने प्रोजेक्ट है एक तरीके से हमारे लिए डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं। आज नहीं तो कल इनका कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए बहुत नेगेटिव होने वाला है। एंड द पीपल यूजेस, जिस तरह से वाटर यूज कर रहे हैं और फ्रेश वाटर यूज कर रहे हैं, वेरी सुन हमारे पास में पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। आज हमें बहुत कॉमन सी बात लगती है कि हम 20 रुपए पे करके बिस्लरी की बॉटल ले लेते हैं। एंड आप इमेजिन कीजिए जब पानी अवेलेबल नहीं होगा हमारे लिए पीने के लिए, 20 लीटर फॉर 20 रुपए फॉर अ लीटर, 20 रुपीज फॉर अ लीटर। आप सोच के देखो, दिन में अगर आप एवरेज 5 लीटर पानी भी कंज्यूम कर रहे हैं, पीने के लिए यूज कर रहे हैं, या 4 लीटर भी कर रहे हैं, तो 80 रुपीज जस्ट इज फॉर ड्रिंकेबल वाटर। 80 रुपए तो केवल ड्रिंकेबल वाटर के हैं। और जहां पे प्राइसेस जिस तरह से एक्सपेंड हो रही है, 20 रुपए तो आज है, जब पानी की स्कैरिसिटी होगी तो वो 20 रुपीज में नहीं मिलेगी, उसका लेवल काफी तेजी से बढ़ता जाएगा। सो अभी भी अगर हमारे पास में सही तरीका हो, सही तरीके से हम सेंसिबल तरीके से यूज करें, तो हम बहुत सारी चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन एंड काइंड ऑफ बोल सकते हैं कुछ टॉपिक्स पे हमने देख लिए, मैप वगैरह भी हमने देखा। होपफुली सारी चीज तुम्हें समझ में आई होगी। कहीं अगर इसमें इशू है तो मुझे बताना जरूर से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
इसके अंदर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा समझ के दिमाग में अच्छे से इन सब चीज़ों को सोच के चलो, सारे टॉपिक्स को सोचो, खुद से सोचो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी होती है, आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। कहीं नहीं आता है तो हम बैठे ही हैं आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे डिस्कस करते हैं। और दूसरे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो जो एग्जाम में आपके आने वाला हो और आपको नहीं आ रहा हो तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हो सकता है मैसेज मैं ना करूं तो एक बार 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 रिमाइंड कर दीजिएगा, तो रिप्लाई अगर नहीं हो रहा होता है, थोड़ा लेट हो जाता है, तो भी आपको ज़रूर से जवाब मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।